बात करेंगे सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जामिनेशंस की तैयारी के बारे में, क्योंकि जल्द ही लगभग 10 दिन बाद 3 जून को ये एग्जामिनेशन होने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस रंजीता शर्मा। आप ICS 2019 बैच की टॉपर हैं, 130th रैंक आपने हासिल की थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। चूँकि आपकी यात्रा अभी तय शुरू होने ही वाली है, मुझे लगता है आप इमीडिएट सीनियर हैं जो विद्यार्थी अभी अपीयर हो रहे हैं, तो आप उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन दे पाएंगे। सिविल सर्विसेज का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। सर ये एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट कराता है हर साल। इट यूजुअली 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट स्टेज को हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कहते हैं, सेकंड मेंस एंड थर्ड विच इज़ फाइनल स्टेज इज़ द पर्सनालिटी टेस्ट। सो जो प्रिलिमिनरी स्टेज है, इंटरेस्टिंगली हर एक स्टेज में एक डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी आपकी टेस्ट हो रही है। जो प्रिलिम्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें आते हैं। 2 पेपर होते हैं। पहला होता है जनरल स्टडीज़ का, विच इज़ द एक्चुअल क्वालिफाइंग पेपर, जिससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। और सेकंड हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, विच इज़ अ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसको आपको सिर्फ 33% स्कोर करना होता है और आप क्वालिफाई कर जाते हैं। और जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, उसके बाद में आप मेंस एग्ज़ाम लिखने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, विच इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर। वहाँ पे हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज़ होते हैं जो कवर होते हैं। फॉर इंस्टेंस जनरल स्टडीज़ है, उसमें यू टॉक अबाउट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, ये सारे जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर के अंडर कवर होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ एन ऑप्शनल पेपर, उसके अंडर 2 डिफरेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ एन एसे पेपर, और 2 क्वालिफाइंग पेपर्स भी होते हैं विच आर कंपल्सरी इन नेचर। वन इज़ इंग्लिश एंड द अदर वन इज़ एनी इंडियन लैंग्वेज दैट यू आर कंफर्टेबल इन। And anybody from any background, somebody who's done a graduation in different stream, doesn't matter. You just have to be a graduate and you're good to go to write the exam. यानी जो विद्यार्थी डिस्टेंस लर्निंग मोड से ग्रेजुएशन करते हैं, क्या वो भी एलिजिबल हैं? Sir, I am one of them. I have studied from Delhi University School of Open Learning, but I got this opportunity to write the exam, and with the support of my parents, thankfully qualify भी हो गया है। So ये जो myth है कि people from the premier institutes वही clear करते हैं, ये bust होना चाहिए। People from any background can come and write the exam, provided you're a graduate. रंजीता जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। दोस्तों, हमारे सामने एक जीवंत उदाहरण है। ओपन स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और 130वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। अपने दिमाग के बैरियर्स को लगता है हमें दूर करने की आवश्यकता है। शिक्षा सीखने का एक माध्यम है। आप चाहे कॉलेज जाकर सीखें या ओपन स्कूल से सीखें, या फिर आजकल ऑनलाइन टूल्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। क्या सीखा, कितना सीखा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और आपने इस बात को प्रूव करके दिखाया है। कितना लंबे समय सफिशिएंट होता है तैयारी के लिए? सर ये डिफरेंट इंडिविजुअल के लिए बहुत सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी एबिलिटी, आप कितने टाइम से पढ़ाई के टच में नहीं हैं उस पर। मेरे केस में ही हुआ था, बिकॉज आई वाज वर्किंग, और मुझे थोड़ा टाइम लग गया ये अंडरस्टैंड करने में, बिकॉज द नेचर ऑफ एग्जाम इज सच दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम, अदरवाइज इट एक्सट्रैक्ट्स दैट टाइम फ्रॉम यू एंड इट टेक्स लॉन्गर। सो इफ़ यू आर राइट आउट ऑफ कॉलेज, यू हैव बेटर चांसेस, क्योंकि आप पढ़ाई ही कर रहे थे और इसके साथ में कंटिन्यूइंग आप पढ़ाई करनी है। और अगर आप समझ लेते हैं डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम, तो आपके लिए और भी ईजी हो जाता है। आपका सब्जेक्ट अगर आप सही से चूज़ करते हैं तो भी ईजी हो जाता है। सो इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी, वेरी सब्जेक्टिव। पहले अपने आप को टटोलना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि दूसरे व्यक्ति ने सिर्फ 2 साल में कर लिया है, या 1 साल में कर लिया है, 3 साल में लगा। अपनी एबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी सब्जेक्ट टफनेस लेवल कितना है, और बिना किसी प्रेजुडाइज के बस दत्तचित्त होकर के हमें लग जाना चाहिए। You need to have an open mind when you walk into any examination for that matter. You need to have an open mind, but you need to come prepared. You need to know your tools in your arsenal. You need to know the nature of the exam. So in a way, you need to study the exam before you study for the exam. That becomes very important. उसमें क्या आपको ज़रूरत है, क्या पढ़ने की, कैसे पढ़ने की, वो आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम लग जाता है वो कोड क्रैक करने के लिए, कुछ लोग वो जल्दी कर लेते हैं। वही आई थिंक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात की कि क्रैक करना जो है, कोडिंग करना, जैसे कि हम याद करते हैं तो यूजुअली विजुअल मैप्स बना करके याद करते हैं। हर विषय का अपना अपना एक तरीका हो सकता है याद करने का, लेकिन अंततः आपको ठीक से याद होना जरूरी है। बिल्कुल सर। रिकलेक्शन आप रास्ता कोई भी हो सकता है, आप तरीका आपका अपना हो सकता है, पर एक डेफिनेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको ज़रूरी है करना। अगर वो नहीं होगी तो आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ये जी
जी, हम एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे। किस तरह का एग्जामिनेशन पैटर्न प्रीलिम्स में होता है, फिर मार्क्स कैसे होते हैं और मार्किंग स्कीम क्या होती है? सर प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, जनरल स्टडीज़ एंड सीसैट, और हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में पेपर होता है। ये ऑफलाइन होता है पेपर? हाँ जी, I ये mean, pen सेंटर्स, paper पे? हाँ जी, सेंटर्स में जाके आपको एक OMR शीट फिल करनी होती है, साथ में आपका ऑब्जेक्टिवली आप उसको अटेम्प्ट करते हैं और ऑप्शंस होते हैं और आप MCQs की तरह उसको अटेम्प्ट करते हैं। और इसके बाद में मेंस होता है जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं और आपको लिख कर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर्स लिख के आंसर करना होता है। कुछ चूंकि ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, कुछ विद्यार्थी सभी जगहों पर टिक कर देते हैं, तो उसका कोई नुकसान होता है उन्हें? सर इसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है दोनों ही पेपर्स में, और ये बहुत ही आपको केयरफुली पेपर अटेम्प्ट करना होता है, ऑप्शंस देखकर, क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ के, जितनी अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उतनी अच्छे से ऑप्शंस आप देखेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आप एलिमिनेट कर पाएंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले आप ध्यान में रखें, तो आपका कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आप एज ले सकते हैं दूसरों क्या के ऐसा भी मुकाबले। होता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हों? सर ऐसी कोई क्लोज बाय आंसर? सर देयर अप्रॉक्सीमेट, आपको अप्रॉक्सीमेशन पे चलना होता है। एलिमिनेट तभी कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं आप लॉजिक से, या आपने कहीं कुछ रिकलेक्शन आपको हो रहा है, आपने पढ़ रखा है, आपको कहीं अप्रोच वो लेके आनी पड़ेगी, आपको एनालिटिकली उसको देखकर ही एलिमिनेट करना होगा। 2 ऑप्शंस हमेशा ही बहुत क्लोज लगते हैं, वहीं पर ही डिसाइड होता है कि आपका आंसर सही होने वाला है या गलत। जी, और किसी तरह की कट ऑफ इसमें होती है? सर कट ऑफ होती है, बट इट वेरीज एवरी ईयर डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम एंड द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग द पेपर दैट ईयर। मे बी पीपल आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, सो उस हिसाब से वेरी करती है, फ्लक्चुएट करती है कट ऑफ। बट अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपने अच्छे से टाइम डिवोट किया है, मेहनत की है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। जी, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, जी, जैसे आपने पहले ही कहा कि जी, ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन जी, इज एलिजिबल टू जी। अपीयर। बाकी और किस तरह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं? सर एज का क्राइटेरिया होता है। फॉर इंस्टेंस जनरल के लिए 32 इज़ दी 21 to 32 की एज ब्रैकेट आपको होना ही चाहिए। यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिक तो यही है, एंड इट डिफर्स फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। फॉर इंस्टेंस OBC, SC, ST, दे वुड हैव अ डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर दिस। जी, अब हम बात करते हैं तैयारी की। जी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की जाए? सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन पे आपने मंथन किया है तो आपकी तैयारी बहुत छोटी हो जाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे हम बात कर रहे थे, स्टडी द एग्ज़ाम वेरी वेल, इट्स वेरी क्रूशल। आप उसका नेचर समझिए, क्या डिमांड कर रहा है एग्ज़ाम आपसे, वो समझिए। अगर आप वो कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सेकेंड लेवल पे आना है, सोर्सेज पे, क्योंकि आपने समझ लिया सिलेबस एंड देन यू लुक एट द मटेरियल दैट यू नीड टू स्टडी। उसके लिए आप चाहे तो बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ आप देख सकते हैं। आपको एक राइट बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एक लिस्ट बनानी होगी, कॉन्साइज लिस्ट, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई अपनी करनी होगी, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टिक टू दैट लिस्ट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेरी करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कन्फ्यूजन होगा, कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। करेक्ट। सो एंड द थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज मेक very precise notes out of the syllabus that you study, because they say if you study it once that means you've not studied it at all, क्योंकि आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, और रिविजन इज द की टू क्रैकिंग दिस एग्जाम। The more you revise, the more you remember. Absolutely. So हम जहाँ पर स्टडी मटेरियल की बात करते हैं, वहाँ पे द थंब रूल वी कैन फॉलो इज मोर इज लेस इज मोर, एंड देन इन केस ऑफ आवर रिविजन एंड प्रिपेयरिंग नोट्स वी हैव टू मेक श्योर कि हम बहुत ही छोटे फॉर्म में नोट्स बनाएं। रिवाइज मोर इवन इफ यू स्टडी लेस, दैट विल सेव। यानी कि आप कंसाइजली पहले कंटेंट अपना कलेक्ट कर लें, हाँ जी, क्योंकि बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हाँ हैं, जी, तो ई बुक्स भी बहुत सारी हो जाती हैं। दूसरा है कि उसमें से आप क्रिस्पी फॉर्म में नोट्स बनाएं, बिल्कुल, और उस तरह के नोट्स जिनको आप बार बार रिवाइज कर सकें। जी। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने एक बहुत ही छोटा सा रजिस्टर मेंटेन किया था प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, और मैंने उसमें सेक्शंस बनाए थे डिफरेंट। पॉलिटी के लिए एक सेक्शन, इकोनॉमिक्स के लिए एक सेक्शन, ऐसे ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग सेक्शन बना के उसके अंडर ही मैंने अपने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए थे, जो कि मैं एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर पाई थी। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एग्ज़ाम को देखते हुए कि 2 दिन पहले आपको एग्ज़ाम से सब कुछ रिवाइज़ करना है, क्या आपके सामने जो किताब है आप उसे रिवाइज़ कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले, ये आपको हमेशा दिमाग में लेके चलना है। अगर एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपके पास इतनी हिम्मत है, आपके नोट्स इतने कंसोलिडेटेड फॉर्म में है कि रिवाइज़ हो जाए, मतलब आप सही रास्ते पे हैं। यानी कैप्सूल फॉर्म में आपके पास एक इंफॉर्मेशन स्नैपशॉट जैसा आपके पास होना ही चाहिए, ज़रूरी है। जी। अब चूंकि सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं, तो जो आखिरी समय की जो टिप्स होती हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स, वो क्या होनी चाहिए?
सर ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है और ये मेक और मार वाला टाइम है। अगर इस टाइम पे आप अपना कुछ एक फैक्टर्स हैं अगर आप ध्यान रखें तो आपके चांसेस इम्प्रूव हो सकते हैं। पहला ऐसा फैक्टर है कि आप अपना जो स्लीप साइकिल है उसको अलाइन करिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एग्ज़ाम देने के टाइम पे आप सो रहे हैं और रात में पढ़ रहे हैं तो वो आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा, तो आपको ये चीज़ अपनी मेंटेन करनी है। सेकेंड इज़ कोई भी नया रिसोर्स, कोई भी नया मटीरियल आपको नहीं देखना है, सिर्फ अपने नोट्स, अपने कॉन्फिडेंस रखिए कि आपके जो नोट्स हैं वो सफिशेंट हैं, आपकी तैयारी सफिशेंट है, उन्हीं को रिवाइज़ करिए। जितनी बार कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। थर्ड वुड बी पर्सनल हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो अच्छे से खाना खाइए, जंक फूड अवॉइड करिए, अपने प्रॉपर रेस्ट लीजिए, बहुत ज़रूरी है। गर्मी है, डू नॉट स्टेप आउट इन द सन, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ध्यान रखें। अपार्ट फ्रॉम दिस, टू माई माइंड, इफ़ यू स्टे अवे फ्रॉम कंपैरेटिव एनालिसिस जिसमें हम लग जाते हैं कि बाकी लोगों ने कितना पढ़ लिया, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, इसमें आप अपने पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। किस तरह की मिस्टेक्स आमतौर पर विद्यार्थी एग्जामिनेशन में कर देते हैं? सर नंबर वन मिस्टेक इज़ नॉट टू हैव द सेल्फ बिलीफ। जो ये डाउट है अपने आप में, डिस्पाइट योर प्रिपरेशन, आपको पता है आपने 100% दिया है, फिर भी आपकी एंजाइटी क्यों आती है? क्योंकि आप डाउट में रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तैयारी पे। तो एक चीज़ है कि आपको उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। कितनी भी तैयारी है, यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर गोइंग विद योर हेड, एब्सोल्युटली विद योर हेड ऑन योर शोल्डर्स, यू आर फुली रेडी फॉर इट। आप ये भी मानिए कि जितनी आपकी तैयारी है उसके हिसाब से पेपर निकल जाएगा। यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस because at the end of the day the question is such that you need to be confident about answering that question. So I think ये बहुत ज़रूरी है। क्या अलग होता है जो विद्यार्थी मेरिट में आ जाते हैं और जो नहीं आ पाते हैं? सर ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है एंड ये अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि टू बिगिन विथ आई थिंक you need to understand your why for writing this exam. Why do you want to do this? Why do you want to get into civil services? That why is something that will take you forward in this decision. And whenever you find a setback, कभी भी failures आते हैं सामने, आप अपने why के ऊपर जाएंगे, you will find that anchor that will help you stay strong, stay steadfast. So वो why को टटोलिए, अपने मन को टटोलिए कि मुझे क्यों करना है, क्योंकि वहीं से आपको फायर और फ्यूल सारा कुछ मिलने वाला है। इंस्पिरेशन वहीं से आती है। डेफिनेटली। सेकेंड थिंग आई थिंक यू नीड टू बी सिंगल माइंडेड अबाउट दिस, कि करना है तो यही करना है। अगर आप ज़रा भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम डिमांड करता है आपसे कि आप बहुत ही सिंगल माइंडेड डेडिकेशन से आप करें। थर्ड थिंग वुड बी सर, यू नीड टू बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड अबाउट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। ये चीज़ें साथ में चलती हैं, कंसिस्टेंट हैं तो डिसिप्लिन भी रहेंगी। तो और कहीं पे आपको रेडी रहना है कि कितनी बार भी इनविटेशन आए, फैमिली गैदरिंग्स हैं, कोई भी सोशल एंगेजमेंट्स हैं, यू हैव टू से नो, यू नीड टू बी विलिंग टू से नो। एंड सर इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नोबडी हियर इज़ मोर गिफ्टेड देन यू आर। Remember that they're just working harder than you are. अगर वो उनका चांस बेटर है, just because they're not more gifted, they're working harder. हार्ड वर्क इज द की। Absolutely. प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। Yes. इंसेप्शन कैसे होना चाहिए? कितना समय, यानी कब से विचार शुरू हो जाना चाहिए? यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद लोग अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। Sir, again it's very subjective. For somebody हो सकता है कि वो जो 5th स्टैंडर्ड में थे तब से उनका कोई ड्रीम कोई सामने हो गया, किसी ने बात कर दी हो, जिक्र कर दिया हो सकता है कोई लेट 20s में है और उनको तब ख्याल आ रहा है कि ये भी एक करियर ऑप्शन है जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इट बिकम्स वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स। जी, उम्मीद करते हैं कि रंजीता जी से हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी और जो इनकी सक्सेस स्टोरी, जो मुझे ख़ास तौर से आपकी बात अपील की कि आपने ओपन स्कूल से पढ़ाई की और फिर ये सफलता हासिल की, आप एक निश्चित तौर पर प्रेरणा स्रोत हैं और हमारे तमाम युवा साथी जो तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं उन सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं और आपका अनेक अनेक धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए, अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की और आपकी आगे की यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।